सर छोटे छोटे दो प्रश्न हैं। 60 के दशक का कर्णप्रिय संगीत और वर्तमान। हाँ, दिलीप का ये भी कहना था कि एक मुसलमान संत तुलसीदास की भूमिका करेगा तो बवाल मच जाएगा। तो वो पूंजी निवेशक ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, इस फिल्म को मनोज कुमार के साथ बनाते हैं। तो मैंने कहा आप ही बना लो, मैं वो नॉन एक्टर के साथ क्या काम करूँगा यार। उसके चेहरे पे उस समय भाव आता है हंटर मारो तब, तो वो नहीं बनी फिल्म। सर 60 के दशक का कर्णप्रिय संगीत और वर्तमान संगीत में आप क्या अंतर पाते हैं? और दूसरा छोटा सा प्रश्न, आपका बॉलीवुड का कोई सुखद और दुखद संस्मरण? हाँ, असल में हुआ क्या है सर कि संगीत को बाजार ने अफेक्ट किया है। पहले एलपी बिकता था, ईपी बिकता था, रिकॉर्ड्स बिकते थे, ऑडियो कैसेट बिकते थे। अब मशीनों ने ऐसा कुछ कार्यक्रम किया है कि अवैध वीडियो फटाफट बिकने लगते हैं, अवैध सीडी बिकने लगती है। तो अब म्यूजिक की वो रॉयल्टी नहीं आती, वो रॉयल्टी म्यूजिक की अब नहीं आती। राज कपूर के संगीत को आज भी प्रतिवर्ष 12 से 14 लाख रुपये रॉयल्टी एचएमवी से आती है। आज भी उनका सारा संगीत आग से लेके आखिरी फिल्म तक एचएमवी के पास रहा है, जो कंपनी के मालिक अब बदल गए हैं। और तमाम चोरियों के बावजूद भी आज भी आरके स्टूडियो को संगीत रॉयल्टी से 12-14 लाख रुपए आता है। तो ये पुराना संगीत आज रॉयल्टी दे रहा है, आज कौन सुन रहा है? आज का नवयुवक सुन रहा है ना इसको। राज कपूर के ज़माने, पृथ्वीराज के ज़माने के लोग तो नहीं सुन रहे हैं, आज के लोग सुन रहे हैं। तो संगीत, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके जीवन में कितना संगीत है? आपके जीवन में कितना संगीत है? खुशी की बात है, लेकिन आम आदमी से अगर ये सवाल पूछा जाए तो जीवन से संगीत का लोप हो चुका है श्रीमान। एक तरह की कर्करता, हाँ, एक तरह का भौंडापन जीवन में आ चुका है। अब जीवन में अगर माधुर्य नहीं है तो फिल्म के माधुर्य के लिए क्यों रोना रोए, क्यों बेवजह अपने आंसू बर्बाद करें? सर एक छोटा सा सवाल। हाँ, पहली बार आपसे मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको बॉलीवुड कहना बंद करो, हिंदुस्तानी सिनेमा बोलो। ये हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड और टॉलीवुड और शॉलीवुड और डॉलीवुड क्या लगा लगा, हिंदुस्तानी सिनेमा कहिए ना। एनीवे, अब क्या था और क्या सवाल था? सुखद और दुखद अनुभव। देखो यार, सुखद अनुभव बेशुमार है, बेशुमार है। और अब एक दुखद अनुभव तो आरके स्टूडियो का जल जाना है, अभी जला है। तो हमने तो वहाँ बहुत काम किया है, बहुत फिल्में शूट की हैं, बहुत फिल्में शूट होते देखी हैं, हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और मेरी प्रतिदिन कपूर परिवार से कम से कम 2 सदस्यों से प्रतिदिन बात पिछले 50 साल से टेलीफोन पे होती ही है। तो उनका दृढ़ निश्चय है कि कुछ महीने बाद वो वहाँ पर दोबारा स्टूडियो ही बनाएंगे, जबकि उस ज़मीन पर अगर वो मॉल खड़ा कर दे तो उनको 200-300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। लेकिन वो परिवार प्रॉफिट नहीं देखता, उनके लिए उनके बाप का गाना ही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो वही काम करें। एक सर, भारतीय कलाकारों को अपना समय का अवकाश का उपयोग करने के लिए वो साहित्य पढ़ते थे, देवानी नोट अपने। अभी आपका लेटेस्ट लेख आया था सर, सवाल क्या उसके प्रति सर मैं समझ में नहीं आएगा। भारत भूषण के प्रति वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं, देखिए भारत भूषण बहुत
विद्वान थे, बड़े भारी किताबें पढ़ने वाले थे। उनकी तो बाद में जो लाइब्रेरी बिकी वो सबसे दुखद घटना थी। और उसी लेख में मैंने आपके बाकी सवाल का जवाब भी लिखा कि एक धनाढ्य आदमी ने अपना मकान बनाने के बाद अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये वाचनालय के लिए मशहूर किताबें ले आना और सजा देना और मेरे पढ़ने के लिए 2-4 जासूसी दुनिया भी ले आना। तो आप शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद सजाने के लिए घर पे रख देते हैं और खुद पढ़ने के लिए आप जासूसी दुनिया बुलाते हैं। तो छोटा सवाल है तो ही करिएगा। हेलो सर, एक सेंसर बोर्ड को लेकर मेरा सवाल है। हेलो अभी हाल ही में सेंसर बोर्ड काफ़ी विवादित रहा है प्रहलाद निनाणी को लेकर। जैसे अभी एक डायरेक्टर है अभिषेक सक्सेना, उन्होंने फिल्म बनाई है फुल्लू करके एक फिल्म है, जिसका जो बैकड्रॉप है वो सैनिटरी नैपकिन पे एक लड़का लेटा हुआ है। तो उसे प्रहलाद निनाणी ने सेंसर बोर्ड से आउट कर दिया था कि अभी इसमें और काम बाकी है। फिर उसके बाद बाबू मोशाय बंदूकबाज आई तो उसमें 45 कट्स लगा दिए गए। और इन्हीं फिल्मों को जब प्रहलाद निनाणी गए और जब सेंसर बोर्ड में फिल्में गई तो प्रसून जोशी ने इन सभी फिल्मों को पास कर दिया। AU सर्टिफिकेट देके फिल्में मार्केट में आ गई। और जब प्रहलाद निनाणी गए उसके तत्काल 2 दिन बाद एक पेपरों में फ़ोटो था जूली 2 करके, जिसके प्रोड्यूसर थे प्रहलाद निनाणी, और वो बहुत ही बोल्ड और सेडक्टिव। देखिए सब बात आपकी समझ में आ गया। मेरा सिर्फ इतना सा नहीं, मेरी बात इतनी सी है कि प्रहलाद निनाणी ने 14 फिल्में बनाई हैं और जब वो सेंसरशिप थे, अगर वो फिल्में प्रमाणन के लिए आती तो नहीं देते उसको, वो प्रमाण पत्र नहीं देते उसको, उनकी खुद की फिल्मों को नहीं देते। नहीं सर, मेरा ये बोलना है कि सेंसर बोर्ड को हम किस रूप से देखें कि अगर कोई डायरेक्टर फिल्म बना रहा है तो वो बाजार में दें तो बाजार उसे एक्सेप्ट करे ना। देखिए इसके 2 पक्ष है सर। तर्क तो ये कहता है कि कोई सेंसरशिप किसी प्रकार की कहीं भी नहीं होना चाहिए। तर्क तो ये कहता है कि साहित्य हो, समाज हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी सेंसरशिप होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सिनेमा एक लोकप्रिय माध्यम है और यहाँ सेंसरशिप हटाने से अश्लील फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी बाजार में, ये खतरा है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अमेरिका में करने दे, वो रोक नहीं सकते, मैं नहीं रोक पाया, तू क्या रोकेगा, छोड़ना। अमेरिका में 1936 में अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के मेंबरों का अपना सेंसर बोर्ड है, वो फिल्म देखते हैं। उसमें सब सेंसर के जानकार लोग हैं, वही अपनी फिल्मों को सेंसर करते हैं। अब हमारे यहाँ जानकार लोग तो नहीं बैठे हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊँ, मेरी एक फिल्म है, पानी के टब में नायिका स्नान कर रही है, केवल उसके कंधे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ उस इलाके के दादा गुंडे अमजद खां का प्रवेश होता है और वो उस लड़की को ये कहने आए हैं कि तुम जगह जगह ये मत कहती फिरो कि तुमसे मैं शादी करने वाला हूँ, मैं तो कातिल आदमी हूँ, मुझे कभी भी पुलिस पकड़ लेगी, तो तुम मेरे बारे में कोई सपने देखो भी मत और सोचो भी मत, ये मेरा जीवन है, ऐसा ही है, मैं जा रहा हूँ। तो जब जाने लगता है तो वो कहती है तौलिया फेंकते जाओ, तो तौलिया फेंकता है। अनपढ़ गंवार सेंसर ने ये वार्तालाप काट दिया, उसके कंधे और तौलिया फेंकना रखा और अमजद का जाता हुआ रखना। तो इसका तो अर्थ हो गया कि वो संभोग करके लौट रहा है, उल्टा अर्थ हो गया, अनर्थ हो गया ये। तो सेंसर में उन लोगों को बैठाना होगा जिनको फिल्म विधा की जानकारी है, हाउ अ शॉट इज कंसीव्ड एंड टेकन एंड एग्जीक्यूटेड, इसकी जानकारी है। सर एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल कि जो अपनी शिक्षा प्रणाली पर जो कहानी लिख रहे हैं आप, तो उसके अंदर में क्या ऐसी प्रणाली आप उसमें उल्लेख कर रहे हैं जिससे कि जो आज के तारीख में जो बहुत सारी आत्महत्या हो रही है, तो कोई ऐसी नई प्रणाली सक्सेसफुल हो सके या कहीं पे चल रही हो किसी स्कूल में, जिससे बहुत बच्चे विद्वान और अच्छे स्मार्ट पैदा होते हैं और जो अच्छी तरह से सोसाइटी में उपयोगी हो सके? सर यही थी, वो फिल्म शुरू ही एक विद्यार्थी की आत्महत्या से होती है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। वो यही फिल्म।
विलम्ब बहुत हो गया है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो शिक्षक आप में था और जो अब फिल्म समीक्षक आप में है, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें गड्ढमड्ढ होती है, कभी पुराने ज़माने की याद आती है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी विधा पर लगातार इतने दिनों तक लिखते रहना और एक तरह से कमिटेड रहना एक नशा जैसा है, जुनून जैसा है, और एक तरह की ये समझिए कि एक ऐसी कोशिश है जिससे कभी न कभी कोई ना कोई आदमी थक सकता है। तो कभी ऐसा महसूस होता है क्या? देखिए 22 वर्ष हो गए कॉलम को और मैं जरा भी थका नहीं हूँ, बल्कि प्रतिदिन कॉलम लिखने के बाद मेरे मन में अकारण उदासी घिर आती है कि अब मैं दिन में क्या करूँगा, अब मैं दिन में क्या करूँगा। तो मैं जरा भी नहीं थका हूँ और मैं इन 22 सालों में कई बार बीमार पड़ा हूँ, कई बार अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ और अस्पताल के बेड से कई बार आर्टिकल लिख के भेजे हैं, कई बार भेजे हैं। नानावती से भी भेजे हैं, शेल्बी हॉस्पिटल से भी भेजे हैं। ये मेरे श्वास लेने की तरह स्वाभाविक क्रिया है। मेरे लिए कॉलम लिखना उतना ही स्वाभाविक है जितना सांस लेना है, और वो दोनों सिलसिले साथ साथ ही चलने वाले हैं, वो रुकेंगे नहीं। हाँ पूछिए पूछिए। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अभी इतनी समझ तो नहीं है, पर दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। बचपन में एक बात पढ़ी थी कि जब कोई बुजुर्ग का देहांत होता है तो पूरी एक लाइब्रेरी खाक हो जाती है। और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहूँगा तहे दिल से कि मुझे मतलब आपको मेरी भी उम्र लग जाए। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी चिंता है कि आज युवा वर्ग काफ़ी कम आया है, युवा वर्ग की उपस्थिति काफ़ी कम है इस सभा में। युवा वर्ग, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा जीवन का नज़रिया यह है कि जो आए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी अच्छे की दुआ मांगता हूँ। मेरा नज़रिया ये है। और मैं जाने के पहले चतुर्वेदी साहब, ये आपको 2400 रुपये दे रहा हूँ। ये वीणा प्रकाशन में 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष का मेरा अंशदान है और जीवन पर्यंत ये मैं करता रहूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसको आप छू छूकर करना नहीं है, चुपचाप ले लेने का है। सर, वरिष्ठ रचनाकारों का हमारे साथ जुड़ना ही उनका हमारा सौभाग्य है और इसलिए इसको स्वीकार करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप अपने पास रखें और वीणा पर एक लेखक की तरह से कृपा दें और हमें निरंतर आपके लेखन की ज़रूरत है। ये आशीर्वाद तो आपका हमने स्वीकार कर लिया, बस। धन्यवाद मित्रों। चलो अभी क्या करेंगे इसका? अब इसको आप रखेंगे सर, रखेंगे। ले आप इसको सर आप रख लीजिए प्लीज। वीणा को आशीर्वाद की जरूरत है सर। आपके लेखकी हमने निरंतर आप तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे और कल भी मैंने आपसे ये अनुरोध किया था कि आप हमें अपना लेखन निरंतर उपलब्ध करवाते रहे। आप कुछ कह रहे थे क्या? छोटी सी बात दिमाग में, पिछले कुछ समय से आपके अधिकतर स्तंभ में एक शब्द हमेशा रहता हुक्मरान। हाँ जी हाँ, कब छोड़ेगा? देखिए, हुक्मरान इस कदर जीवन को दुखी बनाए हुए है कि मैं रोज ये अहद करके बैठता हूँ लिखने कि आज के कॉलम में किसी तरह की कोई सख्त टिप्पणी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि मुझे भी अपना जीवन बहुत प्यारा है और जो समाज में चारों तरफ हो रहा है मैं नहीं चाहता वैसा कुछ मेरे साथ घटित हो। लेकिन वो लिखते समय कुछ ना कुछ हो जाता है और वो आ ही जाता है। आई कांट हेल्प इट। आपका कोई छोटा सवाल है तो कर लीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। सर, अभी ऋषि कपूर जी ने
रणबीर कपूर को की जो 2 फिल्में फ्लॉप हुई थी, उनमें लेके दोनों डायरेक्टर्स को लेके काफ़ी भला बुरा कहा था, जैसे बंदर कहा, पागल कहा, बहुत लापरवाह डायरेक्टर कहा। देखिए क्या है कि ऋषि कपूर ने क्या कहा इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं। जी वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, मैं अलग स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। आपने बात छेड़ी तो मैं कहना चाहता हूँ, उनकी किताब है खुल्लम खुल्ला, वो हार्पर कॉलिंस से पब्लिश हुई है। उसका हिंदी अनुवाद मेरी पत्नी उषा चौकसे कर रही हैं। ऋषि कपूर ने हार्पर कॉलिंस को कहा कि कपूर परिवार की सारी किताबों का अभी तक अनुवाद श्रीमती उषा चौकसे ने किया है, उनकी बहन की भी 3 किताबों का किया है, तो ये भी वही करेगी। अब वो अनुवाद ये पूरा कर चुकी है, अब टाइपिंग में गया है, वो अगले महीने तक वो सबमिट हो जाएगा। सर, आपने बहुत समय दिया है और हम लोगों से हमारे सवालों की जो आकांक्षाएं थी सवालों में, उनका समाधान भी किया है। फिल्म आप क्या बनाने के लिए सोच रहे हैं वो बात भी आपने कही है। यदि मैं ये पूछूं कि यदि आपको उपन्यास लिखना हो तो अगले उपन्यास की कोई पृष्ठभूमि किसी विषय को लेकर के चल रही है, तो कथा की बात आपने कही थी, ऐसा कुछ है विचार? सोचना दीजिए। जी, आगे चलें। मैं भविष्य में कोई उपन्यास नहीं लिख पाऊंगा। मेरे मन में जितने विचार उठते हैं वो सब कॉलम के द्वारा मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो मैं अपने कॉलम में लिखी बातों को कथा सूत्र में पिरोकर उपन्यास के रूप में लिखूं, अपने को दोहराना मेरा चलन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, आप सबकी ओर से आदरणीय चौकसे जी का हम लोग इस समिति परिवार में बहुत उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह उनसे दोबारा हम इस सभागार में कभी भेंट करें, नए प्रश्नों के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ और नई समस्याओं के साथ उनसे हम बात करें। क्योंकि उनके पास प्रश्नों के जवाब भी हैं तो समस्याओं के निदान भी हैं, और उस तरह से वो हमारे बीच में है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप सब समिति के आह्वान पर यहाँ पधारे हैं, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आभार। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी समिति में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1918 में महात्मा गांधी आए थे और यहाँ ही उन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। और उसी समय उनको दिल्ली से शौकत अली साहब का टेलीग्राम मिला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मक्का मदीना की सल्तनत वापस लौटाने का वादा अंग्रेज़ों ने किया और नहीं लौटाया है, इसलिए दिल्ली में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसकी सदारत के लिए गांधी जी से प्रार्थना है कि वो इंदौर से शीघ्र ही दिल्ली पहुँचे। और खिलाफत आंदोलन को ही परिवर्तित रूप में असहयोग आंदोलन का नाम गांधी जी ने दिया है। लेकिन इसका प्रारंभ एक मुसलमान के आग्रह पर हुआ था। आज ये बात बोलने में आपको जीवन खतरे में आ जाता है, लेकिन इसी जगह ये घटना हुई है। हाँ, महात्मा गांधी का यहाँ इस संस्था से बहुत गहरा लगाव था और 2 बार आए हैं, फिर 1935 में भी आए हैं, हाँ 18 में भी आए, 35 में भी आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ आपके सामने सर रख रहे थे। यह घटना 29 मार्च सन 1918 की है, जो यहाँ से ही संबद्ध है। अब 2018 आने वाला है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उस यात्रा की, और इस वीणा के प्रकाशन के अगले माह 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हम सब ये प्रार्थना करें कि हम जो उस समय बातें कही गई थी उनका मूल्यांकन अगली बार करेंगे और क्या और आगे करना है इस विषय में सोचेंगे। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।